नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं इतिहास का अध्यापक शशि भूषण। आज हम इतिहास के दूसरे पार्ट राजा, किसान और नगर इसका अध्ययन करेंगे, जो कि आरंभिक राज्यों और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के दौरान विभिन्न राजा, किसान और जो नगरों की स्थापना हुई उनके बारे में, और कौन से आरंभिक राज्यों की स्थापना होती है और उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके बारे में जानेंगे, जिसका समय लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी का दिया हुआ है इसमें। तो बच्चों, जो हमारा ये समय दिया हुआ है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी, ये हो गया आपका कुल 1200 वर्ष। जैसे आप इस तरह से देख सकते हैं इसमें, ये मान लीजिए आपका ईसा पूर्व है, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म था, और आज जो समय हमारा है 2021 है, और ये मान लीजिए यहाँ पर 600 ईस्वी था, ये 600 ईस्वी था। यानी कि ईसा के जन्म के बाद का जो समय है वो ईस्वी सन कहलाता है। और ईसा से जो पहले का, जो ईसा से पहले यानी कि ईसा मसीह का जो जन्म था उससे पहले का जो समय था वह समय अनंत है। तो उसकी गणना बच्चों हम यहाँ से एक करते हैं, फिर यहाँ से इस तरीके से उल्टी गिनती की जाती है। तो ये इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर ये उल्टा आ जाएगा 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, इस तरीके से आपका यहाँ पर आ जाएगा ये। तो यानी कि कुल 600, ये 600 और ये 600 दोनों जो मिलाकर जो है टोटल वर्ष हो गए आपके 1200 वर्ष। यानी कि 1200 वर्ष के दौरान भारत में राजा, किसान, नगर और आरंभिक राज्यों की स्थापना और अर्थव्यवस्था के बारे में इस अध्याय में जानेंगे बच्चों हम। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, लगभग इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास होते हैं। हड़प्पा सभ्यता, जैसे कि आपको पता है बच्चों, 2600 BC से लेकर 1900 BC तक मानी जाती है, ठीक है। और ये हड़प्पा सभ्यता का अंत माना जाता है कि 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था, ठीक। तो इसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद नई सभ्यताएं या नई संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में आती हैं। और ये 1900, जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई थी 1900 BC से लेकर लगभग 600 BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। तो ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय है। तो ये 1900 से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो समय है लगभग 1500 वर्ष बैठता है बच्चों। ये क्या बैठता है? ये 1500 वर्ष का बैठता है। हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय लगभग 1500 वर्ष का बैठता है। ये आप गिनती करेंगे तो इसमें आपको 1400 दिखाई देगा लगभग। मान लीजिए आप थोड़ा बहुत आगे पीछे ये, तो ये 1500 वर्ष मान लीजिए आपको, उसको 1500 वर्ष का समय है। तो इस 1500 वर्ष के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कई प्रकार के विकास देखने को मिलते हैं। क्या हुआ? कई प्रकार के विकास हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं बच्चों। और ये जो विकास थे, कौन कौन से विकास हमें देखने को मिलते हैं इसमें, इस दौरान जो है कौन कौन से कार्य हुए थे? कहा सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने, जो सिंधु नदी जो भारत इसमें तिब्बत से निकल कर जाती है, तिब्बत से जम्मू कश्मीर से निकलते हुए पाकिस्तान में जाती है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ रावी, चेनाब वगैरह, उसके किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद का लेखन किया। इसका समय माना जाता है बच्चों कि 1500 से लेकर 1000 के बीच में ऋग्वेद का लेखन का कार्य किया गया था। ये BC है बच्चों, ठीक है। तो इस दौरान जो है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद का लेखन का कार्य किया था। तो ये पहला विकास ये देखने को हमें मिलता है। दूसरा जो विकास है हमें, ये तो हो गया पहला। फिर दूसरा है उत्तर भारत, दक्कन का पठार और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में किसानों की बस्तियां अस्तित्व में आती हैं। तो दूसरा हमें विकास ये देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। इसके बाद जो तीसरा है इसमें बताया गया दक्कन का इलाका और दक्षिणी भारत। दक्कन का इलाका कुछ इलाका राजस्थान का है, कुछ गुजरात का, कुछ महाराष्ट्र का इलाका है और मध्य प्रदेश का और कर्नाटक का इलाका है। इसको मिलाकर जो है वो दक्कन का एरिया कहलाता है बच्चों।
तो ये दक्कन का एरिया, और नीचे दक्षिणी भारत का, जहाँ पर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का नीचे का हिस्सा है वो दक्षिणी भारत का इलाका कहलाता है, और आंध्रा का। तो वहाँ पर जो है चरवाहों बस्ती के भी प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। किसके? चरवाहों की बस्तियों के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं बच्चों। तो ये इस प्रकार के 3 विकास जो है हमें लगभग 1500 वर्षों के दौरान देखने को मिलते हैं बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के समाप्ति के बाद और 600 BC से पहले। अब इसके बाद जो चौथा जो है इसमें दिखाई देता है कि ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी। क्या ये कि ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी, अभी देखिए उसको हम हटाकर दोबारा से दिखाते हैं बच्चों, ये कि ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य और दक्षिणी भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके सामने आ रहे थे। अभी क्या आ रहे थे? शवों के दफनाने के नए तरीके विकसित हो रहे थे। ये किस प्रकार से है? देखिए, मान लीजिए आपका ये इस प्रकार की कब्र है, ये और कब्र के ऊपर जो है कोई बहुत बड़ा सा पत्थर इस तरीके से लगा दिया जाता था, या फिर इस तरह से कब्र है ये, तो इसके ऊपर जो है ये यहाँ पर इस तरह से ये पत्थर रख दिए और ऊपर भी इसके ऊपर पत्थर रख दिया। तो ये बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। तो ये जो है ईसा पूर्व, कब कहा? ये ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी, यानी कि आपका ये जो समय है बच्चों 1000 BC के दौरान और इसके मध्य में, यानी कि लगभग 1000 BC के मध्य में आपका कह लीजिए इसमें 100 BC का समय। तो इस दौरान जो है इसमें नए आपको शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके इसमें दिखाई दिए। सहस्त्राब्दी यानी कि 1000 वर्ष। तो 1000 वर्ष यानी कि इसके मध्य में ले लीजिए 500 का समय, 500 वर्ष का समय। तो इसका जो मध्य होगा 1000 का, वो बच्चों 500 होता है। तो इस दौरान जो है इसमें अंतिम संस्कार के नए तरीके हमें देखने को मिलते हैं। इन कब्रों के ऊपर जो है हमें ये बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, जिनको महापाषाण कहा गया है। क्या कहा गया इनको? महापाषाण। महा यानी कि बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर। तो ये कब्र के ऊपर बड़े बड़े महापाषाण जैसे पत्थर हमें नमूने प्राप्त होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से पहला तो विकास हमें ये मिला था, ठीक है। दूसरा विकास जो था ये बस्तियों की स्थापना किसानों की। तीसरा था चरवाहों की बस्तियाँ मिली। और चौथा जो हमारा ये आपको पता है, ये अंतिम संस्कार के नए तरीके विकसित हुए थे 1000 शताब्दी के दौरान, या उसके मध्य में, ठीक है। तो ये 4 विकास जो हमें 1500 वर्षों के दौरान दिखाई दिए, 1900 से लेकर 600 ईसा पूर्व के दौरान, यानी कि 600 ईसा पूर्व से पहले में 4 प्रकार के आपको ये बदलाव ये देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि बहुत सारे शवों के साथ लोहे के उपकरण, कि बहुत सारे लोहे के उपकरण इसमें बहुत सारे लोहे के उपकरण और हथियारों को दफनाया गया था शवों के साथ में, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा कौन सा समय था? ये था हमारा 1500 वर्षों का BC से लेकर हमारा 600 का समझ लीजिए। और अभी इसके बाद जो समय शुरू होता है वो 600 BC वाला समय लेते हैं, जो ये हमारे जिसके बारे में हम अध्याय में पढ़ रहे हैं। तो 620 यानी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भी कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कुछ परिवर्तन जो है कौन से देखने को मिलते हैं? जैसे कि इसमें कहा गया है कि आरंभिक राज्यों की स्थापना, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास हुआ था। आरंभिक राज्यों की स्थापना, कुछ साम्राज्यों की स्थापना और कुछ रजवाड़ों का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ होता है। कि इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे, यानी कि राजनीतिक, इनको जो राज्यों की स्थापना, साम्राज्यों की स्थापना, रजवाड़ों का विकास, इनको हम राजनीतिक प्रक्रिया कहेंगे। तो इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन भी थे। कुछ अन्य परिवर्तन भी थे, वो कौन से थे वो देखते हैं इसमें बच्चों। ये है, देखिए कि इन परिवर्तनों का पता कृषि की उपज को संगठित करने से पता चलता है। किससे पता चलता है? ये जो परिवर्तन होते हैं, आरंभिक राज्यों की स्थापना, साम्राज्यों की स्थापना और रजवाड़ों का विकास, ये कृषि की जो उपज है उसको संगठित करने के नए तरीके इस समय प्रचलित हो रहे थे। इसका अर्थ है कि पहले लोग जो है कृषि सिर्फ अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उगाया करते थे, लेकिन अब बड़ी मात्रा में जब जनसंख्या बढ़ गई तो उनका भरण पोषण करने के लिए कुछ लोगों ने बड़ी मात्रा में कृषि करनी शुरू कर दी, और अतिरिक्त मात्रा में, जिसको अधिशेष कहते हैं, यानी कि अपना परिवार का भरण पोषण के अलावा
बाजार में बेचने के लिए अतिरिक्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार के कुछ नए संगठित तरीके कृषि के इस दौरान जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी से जो है हमारी राजनीतिक जो प्रक्रिया है, जो राजनीतिक परिवर्तन है, आरंभिक राज्य, साम्राज्य और राजवाड़ों का विकास, इनका हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी दौरान जो है हमें नए नगरों का उदय होता है। तो पहला तरीका हो गया इन राजनीतिक परिवर्तनों के पीछे जो है कृषि को संगठित करने के तरीके। दूसरा हो गया नए नगरों का उदय, इसी दौरान 6ठी शताब्दी से पूर्व के दौरान भारत में हो रहा था। तो नए नगरों का उदय हुआ और संगठित कृषि करने के तरीके हमें पता चलते हैं। तो बच्चों इसके अलावा जो है हम इसमें बताते हैं आपको ये देखिए कि इस प्रकार के विकास का आकलन, यानी 6ठी शताब्दी से पूर्व में जो विकास हो रहा था, इसका आकलन जो हमें अभिलेखों, ग्रंथ, सिक्के और चित्रों से प्राप्त होता है। किससे? उस समय बहुत सारे अभिलेख हमें जो पत्थर पर लिखे हुए, धातु पर लिखे हुए या अन्य सपाट सतह पर जो लिखे हुए अभिलेख प्राप्त होते हैं, उनसे उस समय की जानकारी हमें 6ठी शताब्दी से पूर्व के समय की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा उस समय के कुछ ग्रंथ हैं जो उसके समकालीन इतिहासकार थे या दार्शनिक थे, उन लोगों के लिखे हुए ग्रंथ हैं। उस समय सिक्कों का प्रचलन बड़ी मात्रा में शुरू हो गया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है 6ठी शताब्दी से पूर्व की। इसके अलावा कुछ चित्र भी बनाए गए हैं। तो ये स्रोत हो गए आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विकास का आकलन करने के स्रोत। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जैसे कि हमने कहा कि यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल सकती हमें। एक जटिल प्रक्रिया है, यानी कि किसी भी समय का विकास जानने के लिए एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। तो हमें हर प्रकार की जानकारी इन स्रोतों से नहीं मिल पाती। यानी कि विकास दर विकास की जानकारी या समाज में किस प्रकार की जो है और कार्य प्रचलित थे, किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, तो पूर्ण जानकारी हमें नहीं मिल पाती। तो एक थोड़ी जटिल प्रक्रिया हो जाती है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम इसमें। यह है प्रिंसेप और पियदसी। प्रिंसेप और पियदसी, देखिए ये प्रिंसेप कौन थे? ये जो प्रिंसेप थे ये अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत में, जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ये एक अधिकारी थे जिनका नाम जेम्स प्रिंसेप था। और इन्होंने 1830 के दशक में यानी कि 1830 से लेकर 1840 के दौरान, जो इसका एग्जैक्ट समय है वह है 1837। तो 1837 ईस्वी में इन्होंने भारत में जो अभिलेख पाए गए हैं प्राचीन समय के, उन पर जो लिपि लिखी गई थी वो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि लिखी गई थी। तो इन्होंने ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला जेम्स प्रिंसेप ने। तो जेम्स प्रिंसेप महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए। इन्होंने अभिलेखों पर जो लिपि लिखी गई थी उनका अर्थ निकाला इन्होंने। इसके अलावा इन लिपियों का उपयोग, जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, इनका उपयोग अभिलेखों में और सिक्कों में किया गया था प्राचीन भारत के जो इतिहासकार थे उनके द्वारा। तो इस प्रकार से अभिलेख और सिक्कों पर पियदसी का भी हमें नाम प्राप्त होता है। पियदसी यानी कि मनोहर मुखाकृति वाला राजा, यानी कि सुंदर चेहरे वाला राजा। तो पियदसी बहुत सारे नाम हमें अभिलेखों पर प्राप्त हुए हैं। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि अन्य अभिलेखों पर भी या अन्य ग्रंथों में हमें पता चलता है कि पियदसी किसको कहा गया है। कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जिनमें कहा गया है कि पियदसी कौन थे। तो पियदसी जो है वो सम्राट अशोक है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ है। तो पियदसी, देवानप्रिय और अशोक ये नाम मिलते हैं। तो बाद में बौद्ध ग्रंथों से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ये अशोक नाम का व्यक्ति ही पियदसी था। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये भी कहा गया है कि सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे ये अशोक। अशोक क्या थे? सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। आप बच्चों ये देखें यहाँ पर, ये अशोक जो नाम लिखा हुआ है ये किस प्रकार से लिखा हुआ है? ये इस तरीके से लिखा हुआ है। जबकि जो अशोक आजकल हम जो लिखते हैं वो इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है। तो ये वाला जो है अभिलेखों में प्राप्त होता है। इस प्रकार का जो लिखा हुआ है अभिलेखों में जो हमें ब्राह्मी लिपि प्राप्त होती है उसमें इस प्रकार का नाम अशोक लिखा हुआ है। तो इसी को जो है हम इसमें प्रयोग करते हैं बच्चों, इसी तरीके के अशोक को नाम को। चलिए तो आगे करते हैं। तो अशोक जो है उस समय बहुत प्रसिद्ध शासक थे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है। और ये जो शोध का कार्य किया गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, शोध का जो कार्य किया गया, यानी कि जो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला गया था, उसके बाद बहुत सारे भारतीय विद्वानों ने और यूरोपीय विद्वानों ने
क्या था कि भारत में जो विभिन्न राजवंशों ने जो शासन किया था प्राचीन समय में, भारत में शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों की वंशावली की पुनर्रचना के लिए इन अभिलेखों का और ग्रंथों का उपयोग किया। यानी कि जो ग्रंथों के माध्यम से और अभिलेखों के माध्यम से प्राचीन भारत में जितने भी राजवंश हुए हैं उनके वंशावली पता करने के लिए अभिलेख और ग्रंथों का उपयोग किया गया भारतीय और यूरोपीय विद्वानों के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आरंभिक दशकों में यानी कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में राजनीतिक इतिहास का एक नया चित्र उभर कर आता है। यानी कि पहले जिसकी जानकारी हमें नहीं थी, जिस साम्राज्य के बारे में, जिन इतिहास के बारे में, तो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकलने के बाद अन्य अभिलेखों और ग्रंथों के माध्यम से हमने प्राचीन भारत के इतिहास को जो है एक नया चित्र तैयार कर लिया था। चलिए आगे चलते हैं। इसमें ये देखिए कहा गया इसमें कि विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर भी लगाया। यानी कि जो राजनीतिक इतिहास था ये राजनीतिक किस संदर्भ में प्रचलित थी, तो इसकी खोजबीन की गई और इन्होंने देखा कि राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के बीच में क्या कोई संबंध था। उस दौरान जो राजनीतिक परिवर्तन हुए, नई राज्यों की स्थापना हुई, बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना होती है और आर्थिक विकास होता है या सामाजिक विकास होता है, इनमें क्या आपस में कोई संबंध था? संबंध तो इसमें था, लेकिन ये इसमें आपस में सीधे संबंध नहीं थे, ये इसमें बताया गया है बच्चों। आगे चलते हैं। ये देखिए आगे बढ़ने से पहले हम अभिलेख देखते हैं कि अभिलेख क्या है बच्चों। ये अभिलेख क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो है ये देखिए अभिलेख किन्हें कहते हैं? जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर, यानी कि पत्थर, धातु या मिट्टी के कठोर सतह पर खुदे हुए होते हैं, वो अभिलेख कहलाते हैं। और अभिलेखों में किन लोगों का वर्णन होता है? अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे रहते हैं जो इन्हें बनवाते हैं। उन्होंने अपनी उपलब्धियां, जैसे कि राजा है, उस राजा ने जो है किन किन युद्धों में भाग लिया और किन युद्धों में विजय प्राप्त की, उनने और कौन कौन से कार्य किए, उसकी उपलब्धि, उसके क्रियाकलाप, दैनिक जो क्रियाकलाप होते हैं, और उसके विचार किस प्रकार के थे जनता के प्रति या अन्य लोगों के प्रति, तो उनकी उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार इत्यादि लिखे रहते थे जो इनको बनवाते थे बच्चों। इसके अलावा जो राजा थे, ये राजा के क्रियाकलाप तथा महिला और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का भी ब्यौरा होता है। तो इन अभिलेखों के अंदर ये जो अभिलेख आपको प्राप्त होते हैं इस तरह के, जो ना इनमें ये लेख लिखे हुए इस तरीके से, ये जो अभिलेख प्राप्त होते हैं, कुछ अभिलेख ऐसे भी होते हैं ये लिखे हुए इस तरीके से पत्थर पर लिखे हुए। तो ये जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों पर जो है हमें पुरुषों, महिलाओं द्वारा जो दान दिया गया था धार्मिक संस्थाओं को, उस दान का ब्यौरा भी हमें इन अभिलेखों पर प्राप्त होता है। इस तरीके से अभिलेख जो है ये क्या होगा? स्थायी प्रमाण होता है, यानी कि एक परमानेंट हमें साक्ष्य होता है प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला। ठीक है, इसके अलावा इसमें बताया गया बच्चों, देखिए ये क्या है कि बहुत सारे अभिलेखों पर उनके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती है। जो अभिलेख लिखे जाते हैं उन पर निर्माण की तिथि भी लिखी जाती है, लेकिन जिन पर तिथि नहीं मिलती उनका फिर पता कैसे चलते हैं कि भाई ये किस काल का है? तो उनका काल का निर्धारण जो है हम कैसे करते हैं बच्चों? उनका काल का निर्धारण हम कैसे करते हैं? उन पर जो लिपि लिखी गई, जो पूरा लिपि है, उसकी लेखन शैली के आधार पर, यानी कि उस पर जो अक्षर बने हैं वो किस शैली के बने हैं, उससे हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं उसके समय का। जैसे कि 250 ईसा पूर्व में अक्षर ए इस प्रकार का बनता था, तो ये हमने अनुमान लगाया 250 ईस्वी का ये अभिलेख हो सकता है। और 500 ईस्वी में ए अक्षर इस प्रकार का, देखिए इसमें दिखाया गया है। तो अगर इस प्रकार का अक्षर मिलता है तो समझ लीजिए हमें 500 ईसा पूर्व के दौरान यह अभिलेख लिखा गया था। यदि इस प्रकार का जो है के अक्षर बनाया गया तो समझ लीजिए 250 ईसा पूर्व में यह अभिलेख लिखा गया था। तो जिन पर तिथि नहीं होती उनका हम इस प्रकार से पता लगाते हैं कि 250 ईसा पूर्व में ए अक्षर इस प्रकार से बनता था और 500 ईस्वी में इस प्रकार से ए अक्षर बनता था। उनकी लिपि के शैली के आधार पर हम इसका अनुमान लगाते हैं। इसी में देखिए अभी और आगे कि ज़्यादातर अभिलेख जो हैं किस भाषाओं में मिले हैं? प्राकृत भाषाओं में। यही याद रखना कि ज़्यादातर अभिलेख जो है हमें प्राप्त होते हैं वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। और प्राकृत भाषा जन सामान्य की भाषा थी इस दौरान। जो उत्तर भारत में ज़्यादातर जो भाषाएं बोली जाती थी उसमें प्राकृत भाषा थी और आम आदमी प्राकृत भाषा ही बोलते थे, इसलिए इनको प्राकृत भाषाओं में ही लिखवाया गया था। कि इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों का नाम भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अजातशत्रु और अशोक जैसे लोगों का, शासकों का नाम भी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि
ये नाम जो है प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो नाम हमें पता चलते हैं ये प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे इसमें। इस पुस्तक में जो अध्याय है इसमें हमें जो है कौन सी तमिल, पाली और संस्कृत भाषा के शब्द भी हमें अभिलेखों पर मिलते हैं बच्चों जो। ये इसके अलावा अन्य भाषाएं भी कहते हैं कि अन्य भाषाएं भी लोग बोला करते थे, इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। तो लेखन कार्य में जो है जो लिपि प्रचलित थी या भाषाएं प्रचलित थी वो प्राकृत भाषा थी, जिसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। इसके अलावा तमिल और पाली और संस्कृत जैसी भाषाएं भी प्रचलित थी उस दौरान, जिनमें अभिलेख लिखे जाते थे। इसके अलावा कुछ और भाषाएं भी प्रचलित थी, लेकिन अभिलेख उनमें नहीं लिखे जाते थे बच्चों। तो ये होगा आपका अभिलेख के बारे में जानकारी। ठीक है, अभिलेख के बारे में जानकारी। अब देखिए, अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट है जिसको कहते हैं प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद। तो जैसे बताया गया कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, परिवर्तन का काल। इस दौरान जो है बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि आरंभिक राज्यों की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना और रजवाड़ों का विकास हुआ था। तो यहीं वही देखिए कि आरंभिक राज्यों की स्थापना छठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हो जाती है। इसके अलावा नगरों की स्थापना, नए नए नगरों की स्थापना हुई थी, लोहे का प्रयोग बढ़ गया था इस दौरान। सिक्कों का विकास, सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है इसको परिवर्तन काल को। तो इस प्रकार के परिवर्तन हमें याद रखना। पहला आरंभिक राज्य, दूसरा हो गया नगरों की स्थापना, तीसरा लोहे के बढ़ते प्रयोग, चौथा हो गया आपका सिक्कों का प्रचलन ज़्यादा हो गया था। तो 4 प्रकार के जो है आपको उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनकारी काल माना गया है। इसके अलावा इसमें आपको जो बताया गया है, देखिए यह है कि इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय होता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी इसमें उदय होता है, तो इसलिए इसको भी गिना जाता है परिवर्तनकारी समय में। कि भाई बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों के में महाजनपदों के बारे में लिखा है कि 16 महाजनपद थे या 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। जनपद यानी कि जहाँ पर लोग अपने कुल के साथ या अपनी जनजाति के साथ किसी भूमि पर, किसी भूखंड पर पांव रखते हैं और वहीं बस जाते हैं, वह है जो है जनपद कहलाता है। जन यानी कि जनता, पद यानी कि जहाँ उसका पैर पड़ा, तो जनपद हो गया। बाद में यही जनपद जो है बड़े होकर महाजनपद कहलाते हैं, जिनकी जब आबादी बढ़ जाती है तो महाजनपद कहलाते हैं, विकास हो जाता है तो महाजनपद कहलाते हैं बच्चों। तो हमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 राज्यों या महाजनपद प्राप्त होते हैं, उनके नाम हमें पता चलते हैं। लेकिन इन महाजनपदों के नाम ग्रंथों में एक समान नहीं है, यानी कि 12-13 नाम तो इनमें एक जैसे मिलते हैं, कुछ नाम जो है इनमें थोड़ा बहुत अलग मिलते हैं। इनमें कुछ प्रमुख जो राज्य थे, देखिए आपको बताया गया इसमें कुछ प्रमुख राज्य इस दौरान जो थे हमारे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे प्रमुख, ये 7 प्रमुख बड़े राज्य थे। ये संभवतः महाजनपद में गिने जाते थे, ये महाजनपदों में गिने जाते थे बच्चों से। अभी हम इसमें मानचित्र दिखाएंगे आपको जो है ये। अभी देखिए मानचित्र जो आपका ये रहा महाजनपद मानचित्र, देखिए 16 महाजनपद हम आपको दिखाएंगे। इसमें कौन कौन से, देखिए अभी थोड़ा नीचे करते हैं इसको। हाँ, ये है आपका, देखिए पहला कंबोज, दूसरा गंधार। देखिए इन जनपदों की जिस प्रकार से आज हमारे पास 28 राज्य हमारे भारत में, उसी प्रकार से उस समय ये राज्य थे या बड़े राज्य थे तो जिनको महाजनपद कहा गया है। तो यह पहला देखिए ये कंबोज, जो ये भारत का वर्तमान का है, लेकिन ये भारत से जो बाहर का इलाका पाकिस्तान का, वहाँ पर ये कंबोज राज्य भी भारत में ही था उस समय, भारतीय उपमहाद्वीप में। तो पहला कंबोज, दूसरा गंधार, इनकी राजधानी थी, इसकी राजधानी पुष्कलावती थी और गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, इसके अलावा सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा थी, फिर मत्स्य, फिर अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जिसमें नीचे दिखाया गया है, ये देखिए नीचे दिखाया गया इसमें, ये अवंती की राजधानी उज्जैन दिखा रखी है इसमें बच्चों। फिर चेदी का राज्य, फिर वत्स का राज्य, ये कुरु, ये पांचाल, इनकी अब राजधानी भी दिखा रखी है इसमें ये बिंदु से। ये कौशल का राज्य जिसकी श्रावस्ती थी, ये काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, ये मगध जिसकी राजधानी राजगीर थी, ये वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी, ये मल कुशीनगर जिसका इलाका थोड़ा सा नेपाल में पड़ता है बच्चों, और ये अंग का राज्य है। तो बच्चों इस प्रकार से आपके कितने हो गए, एक आपका ऊपर था राज्य जो था इसमें, और ये दूसरा ये हो रहा गंधार का,
फिर ये अवंती हो गया, देखिए एक ऊपर था ये, अभी दिखाते हैं हम आपको ऊपर से नीचे। कंबोज था ये आपका पहला, ये कंबोज, ये गंधार, ये सूरसेन, ये मत्स्य 4, ये 5 अवंती, ये चेदी 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 15 राज्य हो गए। अभी और हम देखिए नीचे एक राज्य है, दिखाते हैं, ये रहा, ये अशमक का राज्य है। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद हो गए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिनकी स्थापना होती है बच्चों ये। ठीक है, अब देखिए नील जो पीला सा बॉक्स है, इसमें पीले से बॉक्स में आपको क्या दिखा रखा है, ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ राज्य और नगर सर्वाधिक घने रूप में बसे हुए थे। कौन से नगर, ये देखिए इसमें दिखा रखा है, ये आसपास के जो इलाके हैं ये घने बसे हुए थे बच्चों। ये क्या है, घने बसे हुए इलाके थे। क्यों बसे हुए थे, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन है बहुत उपजाऊ थी, यहाँ अनेक प्रकार के संसाधन उपलब्ध थे, यहाँ पर नदियों का जल आसानी से उपलब्ध होता था सिंचाई की तैयारी करने के लिए, अन्य प्रकार के कार्यों के लिए। तो इसलिए इस क्षेत्रों में जहाँ पर उपजाऊ भूमि होगी, खेती अच्छी होगी, तो वहाँ पर जो है सघन बसे हुए वो क्षेत्र होंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका मानचित्र हो गया, जिसमें 16 महाजनपद आपको दिखाए गए हैं। अब इसमें देखिए महाजनपदों का शासन किस प्रकार से चलता था, कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। किसका शासन होता था, राजा का शासन होता था। लेकिन गण और संघ नाम से भी प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह। देखिए आपके जो महाजनपद थे, ये 2 प्रकार के महाजनपद थे। एक तो आपके ये राजतंत्र वाले, कौन से थे, राजतंत्र वाले महाजनपद, और जो दूसरे वाले प्रकार के जो थे, ये थे गणराज्य वाले। कैसे थे, गणराज्य या गणतंत्र वाले महाजनपद। ठीक है, इनको हम गण भी कह सकते हैं, संघ भी कह सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति राजा हुआ करता था, जैसे इसमें कहा गया है महाजनपद और एक राजा का शासन होता था। लेकिन जो गण वाले महाजनपद थे, इसमें लोगों का समूह, कई सारे लोगों का जो है समूह, इसमें एक तरीके से एक समूह होता था कई सारे के। उस समूह में जो है 10 भी, 100 भी, 50 भी, 1000 भी लोग हो सकते थे। वो लोगों का समूह इस पूरे महाजनपद का शासन चलाया करता था, और इनको कहते थे गणराज्य। जैसे आजकल हमारे भारत में जो शासन व्यवस्था है वो गणराज्य वाली है, गणतंत्र वाली है। यहाँ पर जो है लोगों के समूह, यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है वो उसके द्वारा शासन चलाया जाता है। इसी प्रकार से उसमें भी गणराज्य विद्यमान थे, यानी कि चुने हुए लोगों के द्वारा जो समूह था उसके द्वारा शासन चलाना। तो बच्चों ये था आपका कि महाजनपदों में राजा का शासन होता था, लेकिन कुछ जो महाजनपद थे वो गण और संघ के नाम से प्रचलित जाने जाते थे, और वहाँ लोगों का एक समूह हुआ करता था जो कि उस गणराज्य का या संघ का शासन चलाया करता था। और प्रत्येक व्यक्ति जो इस गणराज्य में था वो राजा कहलाता था। उस गणराज्य के अंदर जो समूह था व्यक्तियों का, वो हर व्यक्ति उसका जो था वो राजा कहलाता था। और भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का जन्म ऐसे ही गणराज्यों में हुआ था। जो शाक्य गणराज्य थे उनमें इस प्रकार के ही गणराज्य जिनमें कि लोगों का समूह शासन किया करते थे। ठीक है, ऐसे ही वज्जी संघ को कहा है। देखिए वज्जी संघ जिसकी राजधानी वैशाली थी, कि वज्जी संघ की भांति ही अन्य जो गण राज्य थे उनमें भूमि के ऊपर और आर्थिक स्रोतों के ऊपर जो राजाओं, जो गण में जो लोगों का समूह था वो उनका नियंत्रण हुआ करता था। यानी कि लोगों के समूह का नियंत्रण किस पर हुआ करता था, जमीन के ऊपर और आर्थिक स्रोतों के ऊपर हुआ करता था। कि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह लिखे नहीं जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। कह रहा बहुत सारे स्रोत जो है हमें उपलब्ध नहीं होते ताकि अच्छी प्रकार से इनकी जानकारी इनके विषय में मिल सके, लेकिन इस प्रकार के जो राज्य थे लगभग 1000 वर्षों तक बने रहे। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक ये राज्य विद्यमान रहे बच्चों। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ दिखा रखा है छोटे से बॉक्स में। जनपद क्या अर्थ है, कि जनपद का अर्थ है कि भूमि का एक ऐसा टुकड़ा, कि भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जहाँ पर लोग, कुल या उसकी जनजाति, यहाँ पर कुछ लोग या उसके समूह या जनजाति पाँव रखते थे और यहीं पर ये लोग बस जाया करते थे। यानी कि जन से जनता और पद से पाँव, यानी कि जनता का पाँव पड़ा और जिस ज़मीन पर, भूखंड पर वो लोग यहीं पर बस गए तो ये जनपद बन गया। और जब इस जनपद की आबादी बहुत बढ़ती चली गई तो ये महाजनपद बन जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से ये जो शब्द है जनपद, प्राकृत और संस्कृत दोनों ही हमें भाषाओं में मिलता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए जनपद के बारे में हमने जान लिया, यानी कि कौन कौन लोग जो है राजा हुआ करते थे, गणराज्य में किस प्रकार के हुआ करते थे, और जो वैसे राजतंत्र वाले थे महाजनपद उनमें किस प्रकार से हुआ करते थे। अब दूसरा हमें देखिए पॉइंट जो है इसका, कि हर महाजनपद की एक राजधानी होती थी।
भाई अगर आपका ये महाजनपद है तो इसकी एक राजधानी होगी। जैसे आज है यूपी राज्य है, यूपी राज्य की राजधानी लखनऊ है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, पंजाब की भी चंडीगढ़ है, बिहार की जो है पटना है। तो ऐसे ही उन राज्यों की राजधानी भी हुआ करती थी। तो हर राज्य की राजधानी हुआ करती थी जो कि चार दीवारी से, जिसको कहा गया कि चार दीवारी से राजधानी होती थी, और वह प्राय किले बंद होती थी राजधानी। यानी कि मान लीजिए राजधानी इसके चारों तरफ जो है चार दीवारी होती थी ताकि शत्रु से इसकी रक्षा की जा सके। और राजधानी के रखरखाव के लिए और प्रारंभिक सेना और नौकरशाही की भर्ती करने के लिए, राजधानी के रखरखाव के लिए और प्रारंभिक जो सेना है उनके लिए और नौकरशाही के रखने के लिए बड़े मात्रा में हमें धन की आवश्यकता होती थी, यानी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी, क्योंकि इनको तनख्वाह देने के लिए चाहिए होती थी। तो बड़ी मात्रा में आर्थिक स्रोतों की ज़रूरत होती थी सेना के लिए, नौकरशाही के लिए और उसके राजधानी के रखरखाव के लिए। तो ये तो हो गया बच्चों राजधानी के बारे में। अब चलते हैं इसमें आगे कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही ब्राह्मणों ने जो है धर्मशास्त्र, यानी कि ऐसे शास्त्र जिनमें कि धर्म से प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम दिए गए थे कि ये व्यक्ति इन नियमों का पालन करेंगे और राजा जो है इन नियमों का पालन करेगा। कि शासक सहित इन धर्मशास्त्रों में इस तरह के धर्मशास्त्र जो है मनुस्मृति वगैरह, याज्ञवल्क्य स्मृति वगैरह, तो वो उसमें दिए गए हैं कि भाई इन स्मृतियों में लिखा था कि भाई शासक सहित आम जनता के लिए नियम इन धर्मशास्त्रों में लिख दिए गए थे। और उम्मीद की जाती थी, जैसे कि इसमें बताया गया, देखिए कि यह उम्मीद की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण का होगा, क्योंकि इस दौरान जो धर्मशास्त्रों में समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया था। 1 2 3 4 वर्गों में बांट दिया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट दिया गया था। और धर्मशास्त्रों में कहा गया था कि शासक वर्ग का जो होगा व्यक्ति वो क्षत्रिय वर्ण का होगा। किसका वर्ण का होगा? वो क्षत्रिय वर्ण का होगा। और इस राजा का काम क्या होगा? किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से कर और भेंट वसूल करना। यानी कि इनसे क्या करना? किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से कर वसूल करना, यानी कि टैक्स लेना, और उनसे भेंट यानी कि उनसे उपहार इत्यादि लेना। लेकिन हमें यह नहीं पता कि वे वनवासी और चरवाहों से भी कर लिया जाता था। इसके बारे में हमें कोई जानकारी इसमें नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पहला आय का एक साधन, भाई राजा की आय का साधन। ठीक है, ये कैसा था कि व्यापारियों से, किसानों से और शिल्पकारों से लेना। ठीक है, ये हो गया पहला आय का साधन। और दूसरा आय का साधन कौन सा इसमें बच्चों? देखिए दूसरा था कि भाई आप अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन वहाँ से प्राप्त करना या इकट्ठा करना, यानी दूसरे पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण किया और वहाँ से धन की लूटपाट कर ली। तो दूसरा स्रोत था ये राज्यों की आय का। ठीक है, तो इस धन से जो है ये लोग अपने पास स्थायी सेनाएं रखते थे और नौकरशाही तंत्र रखते थे, यानी कि जो सेना है उसको खर्चे के लिए इन तरीकों से पैसे एकत्र कर क्या करते थे, उससे अपनी सेना रखते थे और अपने कर्मचारी रखते थे, जिनको कि नौकरशाही तंत्र कहा जाता था। तो जो बाकी राज्य थे उन राज्यों ने भी इस प्रकार से जो है वो भी कुछ सहायक सेना रखते थे। सहायक सेना का यानी बहुत सारी सहायक सेनाएं ऐसी होती हैं जो कि ठेके पर काम करते हैं, यानी कि आप उनको पैसे दीजिए और जिस समय युद्ध होगा उस समय आपके लिए वो काम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की सहायक सेनाएं, और ये ज़्यादातर जो है सैनिक किसान वर्ग से भर्ती किए जाते थे बच्चों, किसान वर्ग से भर्ती किए जाते थे। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका दिया हुआ है इसमें कि 16 महाजनपदों में मगध। 16 महाजनपद के बारे में हमने जाना, तो इनमें जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो आधुनिक बिहार का इलाका है, यहाँ पर मगध महाजनपद था। बिहार वाले क्षेत्र में ही मगध महाजनपद था, इसके आसपास के क्षेत्र में बिहार मगध महाजनपद था और ये बहुत शक्तिशाली महाजनपद बन गया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान। शक्तिशाली महाजनपद था। इसके शक्तिशाली होने के कुछ इसमें कारण दिए गए हैं। देखिए पहला कारण ये रहा। पहला कारण क्या आपका? ये पहला कारण हो गया ये कि यहाँ पर खेती अच्छी होती थी बहुत ज़्यादा। जब खेती अच्छी होगी तो यहाँ के लोग जो है व्यापार करेंगे, उसको बेच कर जो है। दूसरा है पे लोहे की खदानें बड़ी मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध थी। कैसा था? लोहे की खदानें बड़ी मात्रा में उपलब्ध थी, जैसे कि झारखंड का इलाका भी जो बिहार में था उसमें, और जिनसे जो है उपकरण और हथियार बनाए जाते थे जो कि युद्ध में काम आया करते थे। तो दूसरा हो गया आपका लोहे की खदानें। तीसरा आ जाइए, यहाँ पर जंगली हाथी बड़ी मात्रा में रहा करते थे। क्या थे आपके? जंगली हाथी बड़ी मात्रा में मिलते थे जो कि
सेना में काम करते थे। क्या करते थे ये? सेना में काम आते थे। ये हमारे जो है सेना का अंग हुआ करते थे ये जंगली हाथी। और चौथा जो हमारे इसमें बताया है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में आवागमन उसका सस्ता और सुलभ साधन उपलब्ध था। तो ये चौथा बता दिया आपका शक्तिशाली होने का कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा आने जाने के लिए, व्यापारी को आने जाने के लिए जो है सस्ता सुलभ साधन उपलब्ध था। तो ये 4 कारण हो गए। इसके अलावा कुछ और लेखकों ने कहा कि भाई इसके अलावा कुछ और कारण भी हो सकता है। वह क्या है? विभिन्न शासकों की नीतियाँ, यानी कि नंबर 5 पर अगर हम कहें तो विभिन्न कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि जो समय समय पर जो शासक आए उन्होंने इसको शक्तिशाली बनाने के लिए अलग प्रकार की नीतियाँ अपनाई थी। तो ये 5 कारण हम इसमें कह सकते हैं शक्तिशाली होने के। किसके? मगध के। बच्चों याद रखना, ये पेपर में आते हैं। इसी समय जो लेखक थे बौद्ध धर्म के जैन ग्रंथों लिखने वाले, उन्होंने बिंबिसार, अजातशत्रु और इनके महापद्म जैसे प्रसिद्ध राजाओं, जो महत्वाकांक्षी राजा थे। देखो बच्चों, मगध में जो है सबसे पहले हर्यक वंश जिसका राजा था बिंबिसार और अजातशत्रु, हर्यक वंश की स्थापना होती है। उसके बाद जो है आपका शिशुनाग वंश की स्थापना होती है और तीसरे नंबर पर जो है नंद वंश की स्थापना होती है। तो ये प्रसिद्ध राजा थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान। बच्चों जो है आगे चलते हैं। अब देखिए मगध के बाद लेते हैं। मगध की राजधानी जो थी राजगृह लिखा हुआ है इसमें। बिहार में जो राजगीर जो की जगह है, जिसका प्राकृत नाम राजगीर है, वो उसकी मगध की राजधानी थी। मगध साम्राज्य की राजधानी थी ये, जिसका अर्थ होता है राजाओं का घर। क्या अर्थ होता है इसका? राजाओं का घर, यानी कि राजगृह का मतलब राजाओं का घर। और ये पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक शहर था, किलेबंद शहर था चारों तरफ से। मान लीजिए आपका ये मगध हो गया और इसकी राजधानी ये हो गई और इसके चारों तरफ से ये पहाड़ियाँ थी, इसकी रक्षा करती थी। किलेबंद शहर था ये, राजगृह या राजगृह है। ठीक है, जो आगे चलते हैं इसमें अब जो हम लेकिन ये तो हो गया 6वीं शताब्दी में। लेकिन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया गया था। यानी कि जो आपकी आज पटना जो राजधानी है बिहार की, उसको जो है पाटलिपुत्र के नाम जानते थे। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया था उस समय शासन करने वाले राजाओं ने। और ये जो पाटलिपुत्र है, आपको पता है कि पाटलिपुत्र से यानी कि पटना से जो है गंगा नदी निकलती है, इस कारण यह महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित था पटना भी, यह पाटलिपुत्र जो है बच्चों। अब देखिए ये इसमें लिखा है, क्वेश्चन है, ये जो दीवारें बनाई गई है इसमें दी गई, ये चित्र जो दिया है इसमें दीवारें बनी हुई है इस तरीके से, ये आगे गई है इस तरीके से। तो ये जो दीवारें बनाई गई हैं क्यों बनाई जाती थी ये? तो यही तो है वो पाटलिपुत्र, जिसके जो है किले बंद थी और उसके चारों तरफ दीवार थी बच्चों। तो ये इसलिए बनाई जाती थी दीवारें ताकि अपनी राजधानी की रक्षा जो है दूसरे राजाओं से कर सकें या पर शत्रु राजा से उसकी रक्षा कर सकें, इसलिए दीवारों का निर्माण किया जाता था उस समय। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो इतना ही है। ये बाकी का जो वीडियो आपको अगली उसमें मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा और इसको जो हमने आज पढ़ाया है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे ताकि आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद बच्चों।